एनडीए के सहयोगी दलों में एक दल चिराग पासवान की पार्टी का भी है। चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं। जी हाँ, ये वही चिराग पासवान हैं जब संसद में आते हैं, शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, लेकिन उसके बाद हम कुछ वक्त के बाद की तस्वीरों को देखते हैं कि चिराग पासवान और तमाम विपक्षी पार्टी के जितने भी नेता हैं एक ही मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं और वो मुद्दा आरक्षण को लेकर है। चलिए, विपक्षी पार्टियों की बात तो ठीक है, विपक्ष का काम होता ही है, ऑपोजिशन जो पार्टीज़ हैं इनका काम है कि उन मुद्दों को उठाना जिसमें सरकार को घेरा जाए। लेकिन चिराग पासवान जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, अगर वो आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं और ये खबर आती है कि तमाम विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं उनके साथ में अगर एक आपातकालीन मीटिंग चिराग पासवान करने वाले हैं, तो इस बैठक के क्या मायने हैं। और काफ़ी समय से एक खबर चल भी रही है कि क्या एनडीए से बगावत कर चिराग पासवान एक नई तस्वीर बिहार में रचने वाले हैं। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अमन सर, मौजूद है, हमारे खास सहयोगी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सर, अभी हम और आप चर्चा चिराग पासवान को लेकर कर भी रहे थे। एक बड़े चेहरे हैं बिहार में और पासवान समाज पर जब हमला होता है, लाठीचार्ज जब किया जाता है नीतीश की सरकार में, तो वो आवाज़ बुलंद करते हैं कि क्यों इन पर लाठीचार्ज किया गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो आरक्षण का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है उस पर मायावती भी ऐतराज़ जता रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण ऐतराज़ जता रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टी ऐतराज़ जता रहे हैं। संविधान का जिक्र करें तो जब हमने देखा था कि नई शुरुआत की थी, चाहे राहुल गांधी या अखिलेश यादव या डिम्पल यादव, सबके हाथ में संविधान की वो प्रतियाँ थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान अगर विपक्षी दलों के सांसदों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं, तो ये जो बैठक, इसके ये मायने निकाले जाएं कि एनडीए से एक बड़ी बगावत या बड़ी टूट होने वाली है। देखिए राहुल, जाहिर बात है कि जिस तरह चिराग पासवान का रुख रहा है अभी तक, उसमें कई बार ऐसा लगा कि वो एनडीए गठबंधन से, या यूँ कहा जाए कि बीजेपी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं। आपने देखा कि जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात थी, उस समय जब मना किया गया, उसके बाद जब वो बिहार पहुँचते हैं, बिहार पहुँचते ही कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जे की जो लड़ाई है वो हमारी जारी रहेगी। तो यहाँ पर ये पता चलता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ भी हैं, लेकिन जब भी बिहार की बात आती है तो सर्वप्रथम वो बिहार के साथ होते हैं। और यही बात आरक्षण को लेकर भी हुई कि जब आरक्षण के ऊपर तमाम जो सहयोगी दल थे, चाहे जेडीयू की बात करें, मांझी की बात करें, कि जब सहयोग में नज़र आते थे, वहीं पूरी तरह से चिराग पासवान ने कहा कि जो फैसला है ये फैसला कहीं भी सही नहीं है और इसका पुनर्विचार होना चाहिए, इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। और देखिए, इस सब बातों के मद्देनज़र सरकार ने भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं चिराग पासवान की बात को सुना। तमाम जो उनकी पार्टी के नेता थे उनको बुलाया, उनसे भी बातचीत की, जो खासे परेशान भी थे। इसके बाद सरकार ने नामंजूर कर दिया कोर्ट का फैसला कि भाई ये मंजूर नहीं है और हम इस फैसले के खिलाफ में एक अध्यादेश लेकर आएंगे। तो यहाँ पर लगा कि यहाँ पर चिराग पासवान की जीत होती हुई दिखाई पड़ी है। तो आप ये मानकर चलिए कि चिराग पासवान का दबदबा कहीं ना कहीं यहाँ मजबूत होता हुआ नजर आया। अब जबकि विपक्षी नेताओं के साथ में बैठक करने वाले हैं या जो SC/ST नेता हैं उनके साथ में वो बैठने वाले हैं, तो इसके मायने यही है कि कहीं ना कहीं एक माहौल ज़रूर बना रहे कि अगर इसको लेकर कोई 19-20 फैसला आता है सरकार का, तो कहीं ना कहीं दबाव बना रहेगा कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ एकजुट है इस मसले के ऊपर। इसलिए केंद्र सरकार को दबाव में आना पड़ेगा, इसके ऊपर अध्यादेश लेकर आना पड़ेगा, ताकि जो दलित और खासकर कह सकते हैं कि जो उनका रिजर्वेशन का जो हक है वो किसी भी सूरत में मारा ना जा सके। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये भी रहेगा कि चिराग पासवान इससे पहले भी बीजेपी से अलग हो चुके हैं। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हमने देखे थे और जब उनके पिताजी जो है रामविलास पासवान, उनका निधन हो जाता है, तो उसके बाद चिराग पासवान को ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा जनाधार जो है वो अपने साथ जोड़ लेंगे, अपनी पार्टी के साथ जोड़ेंगे। लेकिन उसका उलट हुआ, पार्टी भी टूट गई। चाचा पशुपति पारस जो है उन्होंने जी सर जी। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि उस समय अगर बेहतर होता कि अगर बीजेपी चिराग पासवान को आगे बढ़ाती हुई नजर आती, लेकिन बीजेपी का रुख जो था उस समय पशुपति पारस के साथ में था। 5-6 विधायक सांसदों में से 5 पशुपति पारस का चले गए, पशुपति पारस मंत्री भी बन गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसके बाद जब बिहार कह सकते हैं कि जो सीटों को बंटवारा होने की बात आई और 40 सीटें लोकसभा की वहाँ से आती, उस समय भी ऐसा लगा कि शायद पशुपति पारस को बीजेपी ज़्यादा तवज्जो देती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐन वक्त
वक्त पे चिराग पासवान के खाते में अचानक से 5 सीटें आ गई और पशुपति पारस को बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी। तो ये देखिए कि बीजेपी ने ही कहीं ना कहीं चिराग पासवान को झटका दिया और उसके बाद बीजेपी ने ही कहीं ना कहीं चिराग पासवान को संभाला। इसीलिए जो आपने शुरुआत में शब्द यूज़ किया था कि हनुमान कहा जाता है उनको, कि किसी भी सूरत में वो पीएम मोदी के साथ बने रहना चाहते हैं। और देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके पक्ष में ही चलेंगी। उस समय जो बीजेपी ने कुछ किया, उनका बंगला तक खाली करा लिया, लेकिन उसके बाद यही बीजेपी है जो अब उनको न सिर्फ 5 सीटों पर लड़ने का मौका देती है बल्कि मंत्री भी बनाती है। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं वो समय के साथ में होती हुई दिखाई पड़ती हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी बात सर ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें मौका दिया, 5 सीटों पर लड़ने का मौका दिया, केंद्रीय मंत्री की भी जिम्मेदारी दी है, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि चिराग पासवान जो है वो दलित आरक्षण जैसा मुद्दा उठा रहे हैं, पासवान समाज के मुद्दे को उठा रहे हैं और विपक्ष के साथ में आते नजर आ रहे हैं। तो क्या अगर मैं बात करूँ सर कि चिराग पासवान इसलिए नहीं पार्टी के साथ जुड़े कि सत्ता में रहना है, सत्ता में रहकर मलाई खाना है, या जिस समाज के लोगों ने उन्हें वोट दिया, जिस समाज के लोगों ने उन्हें सांसद बनाया, उनका अधिकार भी उठाना उनका एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। इसलिए भी कहीं ना कहीं बिहार में वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, वोट बैंक भी देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है राहुल कि अगर हम पूरे चिराग पासवान का जो राजनीति करने का ढंग है उसको समझें तो देखिए उन्होंने हमेशा खुद को बिहारी फर्स्ट के तौर पर देखा और यही बात उन्होंने बारंबार कही है कि बिहार राज्य का विकास करना उनकी सर्वोच्चम कह सकते हैं कि प्राथमिकताओं में से एक है। इसीलिए हर बार जब भी बिहार की बात आती है वो अडिग होकर खड़े हो जाते हैं और चाहे अपनी सरकार के खिलाफ ही बोलना पड़े वो बोलने से कभी पीछे नहीं हटते। यही बात आपने देखी कि चाहे हम जो आरक्षण की बात करें या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात करें, हर एक मुद्दे पे कहीं ना कहीं अडिग होकर चिराग पासवान खड़े रहे और यही उनको शायद दूसरों से अलग करते। जबकि मांझी को अगर देखें तो जो कि दलित राजनीति करते हैं लेकिन वो भी इस मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं चुप रहे और यहाँ तक कहते हुए दिखाई पड़े कि भाई क्रीमी लेयर को अगर इस तरह किया जा रहा है तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन बाद में जब ये सरकार फैसला नामंजूर करती है तब कहते नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए कैसे वो अपना जो पाला है वो बदलते हुए नजर आते हैं इस बयानों के जरिए। लेकिन चिराग पासवान शुरुआत से ही इसके ऊपर अडिग थे, अभी भी अडिग हैं और जिस तरह की वो कह सकते हैं कि संभावना बना रहे हैं कि भाई तमाम जो दलित और SC/ST के जो नेता हैं वो आए साथ बैठ के बात करें, तो आप समझ सकते हैं किसी भी सूरत में वो जो आरक्षण का मुद्दा है वो ख़त्म नहीं करना चाहते, वो कमज़ोर नहीं करना चाहते। इसीलिए इस मुद्दे के ऊपर न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि लोगों को भी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि सरकार के ऊपर इसका दबाव बनाया जा सके। सर एक आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा कि अभी तक हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार है वो ED CBI है, तो क्या बीजेपी के साथ बगावत अगर चिराग पासवान कर देते हैं तो क्या ED और CBI फिर उनका भी दरवाज़ा खटखटाएगी? बिल्कुल, ये तो बात राहुल जो जितने भी विपक्षी दल हैं वो यही बात कहते हैं कि भाई बीजेपी को सिर्फ विपक्षी दल दिखाई देते हैं। आप देखिए 95% जो मामले हैं वो विपक्षी नेताओं के ऊपर हैं। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि हो सकता है कोई संभावना ऐसी हो कि अगर चिराग पासवान कुछ ऐसी बगावत करते हैं तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल तो चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं और आगे चलने की बात करते हैं। लेकिन देखिए राजनीति कब कैसे करवट बदल ले कोई नहीं कह सकता, कब कैसे कोई फैसले बदल के किसी और पाले में चला जाए ये कोई भी नहीं जानता। इसी के नाम राजनीति है कि यहाँ पर आप तयशुदा कुछ नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ हैं तो आने वाले समय में भी हमारे साथ चलेंगे। कब वक्त आए, कब मोड़ आए वो अलग हो जाए, ये मेरे ख्याल से हमने बारंबार देखा है। और तमाम ऐसे दल थे जो लंबे समय से साथ रहे लेकिन अचानक वो अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर राजनीति जो है वो मौका परस्ती की राजनीति। अभी अगर इनके साथ में ट्यूनिंग ठीक बैठे ठीक है, नहीं तो आने वाले टाइम में वो जो आपस का मतलब जो कह सकते हैं तालमेल है वो आने वाले दिनों में ख़त्म या टूट भी सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर के साथ जो हमने चर्चा की, इस चर्चा में एक बहुत बड़ा सवाल ये निकल कर खड़ा हो जाता है कि क्या चिराग पासवान दोबारा से वो गलती कर रहे हैं जो गलती एक वक्त में पहले उन्होंने NDA के साथ बगावत करके की थी। उस वक्त उन्हें कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिल पाया था। तो क्या ये बगावत फिर से उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, चिराग के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? और एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि क्या ED और CBI भी उनके दरवाजे पर पहुंच सकती है? सरकार का विरोध करना और सरकार के खिलाफ जाना क्या महंगा चिराग पासवान को पड़ेगा? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल Next 9 पॉलिटिकल बाइट को सब्सक्राइब कीजिए।